नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन। पशुपालन विभाग ने जारी की विशेष एडवाइजरी, बढ़ती तपिश में बेजुबानों का रखे विशेष ख्याल, कहा डॉक्टर विजय सनसनवाल ने। नकल रहित परीक्षाएं करवाने में शिक्षा बोर्ड की रणनीति रही सफल। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे दमकल कर्मचारियों ने मंत्री एवं विधायकों को भेजे ज्ञापन। रेलवे विभाग द्वारा मान्हेरू में कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा भिवानी द्वारा एक भव्य स्वागत समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कल्याण आश्रम द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सेवा कार्यों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिंह ने बताया कि संस्था वर्ष 1952 से वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रही है और आज लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पूर्वोत्तर राज्यों की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जिसमें असम के बिहू नृत्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न लोक संस्कृतियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे वनवासी बंधुओं के उत्थान और राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में बनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रव्यापी सेवा कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1952 में प्रारंभ हुई इस सेवा यात्रा के माध्यम से आज 12.5 करोड़ से अधिक वनवासी बंधुओं ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, स्वावलंबन एवं संस्कार जागरण के माध्यम से देश भर में 23,000 से अधिक सेवा प्रकल्प संचालित है, जिनमें लगभग 2.5 करोड़ वनवासी बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा हरियाणा में भिवानी एवं फरीदाबाद में छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जहां पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू कश्मीर से आए विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही देश के वनवासी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग एवं वस्त्र वितरण जैसे सेवा कार्य भी निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में नगर के लगभग 500 गणमान्य नागरिकों एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण प्रेरणादायक उपस्थिति रही। आश्रम के जिला अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने भी सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। राम राम, मैं आहिशा कक्षा 8वीं की छात्रा हूं और मैं उत्तराखंड से आई हूं। यहाँ हरियाणा में आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे आके यहाँ का वो चूरमा भी खाया, बहुत अच्छा लगा। और क्या सीखने को मिला, क्या देखा? हमने यहाँ की परंपरा देखी और भी बहुत कुछ देखा। सभी को राम राम। मेरे नाम निर्मली चकमा, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं मिजोरम से हूँ। हम यहाँ पर हरियाणा में आए हैं, अभी भिवानी में हैं हम लोग। हम 15 अप्रैल से हम अलग अलग जगह से अब यहाँ पे पहुँचे, अब भिवानी में आए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग जगह में गए तो हम लोग। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लगातार बढ़ते हुए तापमान का असर अब पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन पर भी पड़ रहा है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण पशुओं में डिहाइड्रेशन, बुखार और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे दूध उत्पादन में भी 15 से 20% तक कमी आ रही है। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी है कि पशुओं को हवादार स्थान पर रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, आहार में हरा चारा व 50 ग्राम खनिज मिश्रण शामिल करें और इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करें ताकि पशुओं को लू और बीमारियों से बचाया जा सके। क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर न केवल इंसानों पर बल्कि पशुओं पर भी प्रतिकूल रूप से पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग और विशेषज्ञों ने पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि गर्मी के थपेड़ों के कारण
पशुओं में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की भारी कमी हो रही है। इस कारण पशुओं में बुखार, डिहाइड्रेशन और दस्त जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टर सनसनवाल ने पशुपालकों को सुझाव दिए कि पशुओं को बंद कमरों में रखने के बजाय हवादार बाड़े में रखें। यदि बाड़े की छत टीन की है तो उस पर घास या पुआल डालें और समय समय पर पानी का छिड़काव करें ताकि तापमान कम रहे। बाड़े में कूलर का प्रयोग करना भी बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। भैंसों और अन्य पशुओं को सूर्य निकलने से पहले या सूर्यास्त के बाद तालाब में ले जाएं। दिन के समय उन्हें घर पर ही सुबह शाम ताजे पानी से नहलाएं। देखो, अब गर्मी का मौसम अपने पीक पर है और ये गर्मी इंसानों की तरह पशुओं को भी बहुत प्रभावित कर रही है। ज्यादातर केस डिहाइड्रेशन के आते हैं, पशुओं में पानी की कमी हो जाती है, पशु का तापमान बढ़ जाता है, पशु चरना छोड़ देता है और इससे क्या होता है कि दूध की क्षमता भी घट रही है। तो पशुपालकों को चाहिए कि जो अपने पशु है उनको सुबह अगर धूप निकले उससे पहले पहले जोड़ में डालें या शाम को धूप जब चली जाए उसके बाद जोड़ में डालें। पशु को दिन में 3-4 बार कम से कम स्वच्छ पानी पिलाएं और शेड में रखें। मान लो टीन की अगर शेड है तो उसके ऊपर भूसा इत्यादि डाल दें और पानी का छिड़काव करें। जहाँ पशु बांधे जाते हैं वहाँ खुला और हवादार वो इलाका होना चाहिए। अब जैसे जैसे लू शुरू होंगी, लू में पशु के पानी की जो कमी होगी, इसके लिए एक तो पशु को कोशिश ये करो कि हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। दूसरा, जो पशु हैं उनमें जैसे गुड़ होता है उसको पानी में घोलकर वो पिलाएं ठंडा करके। और जो कोई भी खाने की चीज़ जैसे खड़ बिनोड़ा इत्यादि दें तो उसको 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो दें, फिर वो पशु को दें। और खनिज मिश्रण का विशेष ध्यान रखें। पशुओं को 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। देखना ये गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर लगभग 40 से प्लस होता जा रहा है। इस गर्मी को देखते हुए हर पशुपालक को अपने गोवंश या पशुओं का विशेष ध्यान रखना है। सुबह के समय नहलाने की व्यवस्था, शाम को सूर्यास्त के बाद नहलाने की व्यवस्था रखनी है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद ये नहलाएं ताकि उससे गर्मी से बचाव हो सके। तो इसके साथ साथ छाया और ठंडी हवा की व्यवस्था रखनी है ताकि हीट स्ट्रोक के केस आ रहे हैं। मेरे पास गौशाला में भी काफ़ी केस हुए हैं और हम उसका बचाव कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है, टेम्परेचर राइज कर जाता है या फिर पेंटिंग हाँफने की शिकायत आती है, सेलिवेशन होती है, इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत वेटरनरी सहायता उसको। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं में इस बार बोर्ड इतिहास में सबसे कम नकल के मामले दर्ज हुए, जो एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस बार पूरे प्रदेश में लगभग 300 केस ही बने हैं, जिनमें नूंह जिले में सबसे ज्यादा 74 केस सामने आए, जबकि अंबाला और यमुनानगर में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी का परिणाम 12 से 15 मई के बीच घोषित किया जाएगा, जबकि सेकेंडरी का रिजल्ट इसके बाद जारी होगा। कहा कि इस बार सख्ती से परीक्षाएं करवाए जाने के कारण नकल के मामलों में भारी कमी देखने को मिली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि कई जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी केस नहीं बना है। कुरुक्षेत्र व फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहां केवल एक केस बना है। कैथल में 4 केस तो पंचकुला में 3 केस बने हैं। सिरसा, हिसार व फतेहाबाद प्रत्येक जिले में 2-2 केस बने हैं, जो कि अपने आप में बड़ी सफलता है। सुनवाई की तारीख भी ऐलान कर दी गई है। जिसके केस बने हैं उनको 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने यह भी बताया कि बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उसका मुख्य कारण यही है कि इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशों के बाद सख्ती से पूरे प्रदेश भर में परीक्षा करवाई गई। जैसा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा दूसरे चरण की परीक्षाएं भी, जो हमने सभी परीक्षार्थियों को एक अवसर और दिया था, वो भी लगभग संपन्न होने के नज़दीक हैं। तो यह मैं बताना चाहूँगा, इस बार परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई हैं। जहाँ तक बाहर की किसी भी परीक्षा केंद्र के डिस्टर्बेंस का सवाल है, 1433 कुल परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए थे, जहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं था। धारा 163 बड़ी मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा लागू की गई थी। अब जहाँ तक सवाल परीक्षा केंद्रों के अंदर यानी अनफेयर मीन केसेस या यूँ कहिए कि नकल के जो केसेस हैं, तो ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको, बोर्ड के इतिहास में पहली बार
इतने कम केसेस यानी अनफेयर मीन केस या नकली केस हुए हैं, जिसका यदि मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 300 केसेस मतलब यूएमसी के इस बार पूरे परीक्षा में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी डीएलएड में हुए हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि सबसे कम यूएमसी केसेस कहाँ हुए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, यमुनानगर और अम्बाला, जहाँ कोई भी केस यूएमसी का नहीं हुआ है। 9 डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा ऐसे हैं जिनमें सिंगल डिजिट में यानी 2-2 केसेस हुए हैं। यदि मैं अलग से बताना चाहूँ तो कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, इनमें सिर्फ एक यूएमसी केस पूरी परीक्षा के दौरान हुआ है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सभी को मिला करके। और इसी तरह से यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूं तो कैथल में 4 केसेस यूएमसी के हुए हैं, पंचकुला में 3 केसेस सिर्फ यूएमसी के इस परीक्षा के दौरान हुए हैं, और इसके अलावा सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सिर्फ 2-2 केसेस यूएमसी के हुए हैं, जो अपने आप में न केवल हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली को के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि अभिभावकों और जो परीक्षार्थियों में सरकार की कार्यशैली के प्रति और जिस प्रकार से नौकरियों के मामले में सरकार मेरिट के आधार पर ईमानदारी से, निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसका यह परिणाम है। अपनी मांगों को लेकर फायर ब्रिगेड कर्मचारी आक्रोशित नजर आए। पूरे हरियाणा में कर्मचारियों ने मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगें पूरी की जाएं, अन्यथा आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। कर्मचारी नेता अजय शोराण और नरेंद्र दिनोद ने बताया कि फरीदाबाद में आग बुझाते समय जान गंवाने वाले कर्मचारियों को शहीद का दर्जा, परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए। हरियाणा के आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने प्रदेश भर में विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे। हरियाणा फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान अजय शोराण व हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र दिनोद ने कहा कि फरीदाबाद में आग बुझाते समय झुलसने से मारे गए कर्मचारियों को शहीदों का दर्जा प्रदान किया जाए, परिवार को सरकारी नौकरी देने व आर्थिक सहायता देने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर 1 मई से प्रदेश भर के 40,000 सफाई कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताली कर्मचारियों की चेतावनी है कि सरकार मांग पूरी करे या फिर सबको नौकरी से निकाल दें। वे झुकने वाले नहीं हैं, कितने महीने लगेंगे, आंदोलन चलता ही रहेगा। आधुनिक कर्मचारी संघ का भिवानी का उप प्रधान, आज की जो हड़ताल है हमारी 16 फरवरी 2026 को हमारे 2 साथी कालका जी स्टील इंडस्ट्री में आग बुझाते हुए ब्लास्ट हुआ था और 2 साथी हमारे वहाँ गंभीर रूप से झुलस गए थे और उसका 8 से 10 दिन के बाद हुए हॉस्पिटल के उपचार के दौरान उनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन सरकार की ढुलमुल रवैये के अनुसार वहीं एक साथी हमारा पुलिस का भी वीरगति को प्राप्त हो गया था, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक राशि मुहैया करवा दी गई है और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है और शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन जब वर्दी दोनों की सेम है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हमारे साथी 15 आज हड़ताल के 17वां दिन है, लगातार हमारी सरकार से यही मांग है जो हमारे कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। और इसी इसमें हम आज हड़ताल के 17वें दिन में हम जो 27 मार्च को जो स्तर बैठ रहा है तो हम सारे विधायक को ज्ञापन देने लग रहे हैं। हमारी मांग ये संसद में उठाई जाए और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए विधानसभा के अंदर जिससे कोई भी कर्मचारी घायल होता है या वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे शहीद का दर्जा मिले और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता मिले। मैं अजय शोराण, जिला प्रधान भिवानी फायर ब्रिगेड। हमारी मांग, हमारे जो 2 साथी फरीदाबाद अग्निकांड में आगजनी के दौरान बुरी तरह से झुलस गए थे और इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज 17वें दिन हड़ताल पर चला गया है हमारा। और ये आंदोलन अगर सरकार इसी प्रकार हट पर रही तो अगर हमारी राज्य कमेटी जो फैसला लेगी और कड़ा रुख अपनाएंगे। नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन एवं कर्मचारी संघ का राज्य उप प्रधान। आज हमें मंत्री जी को और विधायक को हम ज्ञापन देने के लिए आज हमारा प्रोग्राम है और हमने इसके साथ मिलकर फायर वालों के साथियों को के समर्थन में आज ये हम ज्ञापन दे रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार
फायर के कर्मचारी 18 दिन से हड़ताल के ऊपर हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। तो हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों से बात करके और इनकी समस्याएं जो भी है इनका समाधान किया जाए। कमाल की बात यह है कि 2 साथी आग बुझाते वक्त शहीद हो गए, उसको सरकार ने कोई शहीद का दर्जा ना दे करके, कोई आर्थिक मांग ना दे करके आज तक इस हड़ताल की कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसीलिए सर कर्मचारी संघ में भी रोष है। इसीलिए आज हम तमाम विभागों के कर्मचारी मिलकर के इनके साथ आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। गांव मानेहरू रेलवे स्टेशन के पास रेलवे विभाग द्वारा 23 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसान न्यायोचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और चेतावनी दी कि उचित मुआवजा मिलने तक जमीन का कब्जा नहीं देंगे। प्रदर्शन में किसान नेता रामफल देशवाल व अन्य किसानों ने कहा कि रेलवे विभाग द्वारा तय किया गया मुआवजा बेहद कम है, जबकि जमीन का बाजार मूल्य कहीं अधिक है। मानेहरू व गौरीपुर गांव के किसानों ने मानेहरू रेलवे स्टेशन के पास रेलवे विभाग द्वारा 23 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन किया तथा रेलवे विभाग को आग्रह किया कि जब तक पीड़ित व प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का न्यायोचित मुआवजा नहीं देंगे तो किसान अपनी जमीन पर विभाग को कब्जा नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी कृषि भूमि पर बगैर स्वीकृति के विभाग द्वारा निशानदेही के पोल लगाने की कार्रवाई को अवैध बताया। किसानों के प्रदर्शन में मानेहरू के सरपंच प्रदीप कुमार, गौरीपुर के सरपंच पुनीत सांगवान, किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल और उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि रेलवे विभाग यह प्रस्तावित अधिग्रहण बहुत कम कीमत पर कर रहा है। रेलवे विभाग सस्ते में कलेक्टर रेट पर गणना करके किसानों से जबरदस्ती कृषि भूमि लेना चाहता है, जो किसान की जीवन रेखा है। उनकी अनुमति के बगैर सस्ते में अधिग्रहण कर दिया जाएगा तो वे अपने भविष्य की पीढ़ियों का गुजारा कैसे करेगा। किसानों ने विधायक घनश्याम सर्राफ से मिलकर उनकी समस्या से अवगत कराने और इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। भाई जमीन खतरे हुए सर, या ना चीनी ना और कम करना, इसका मुआवजा पूरा मिलेगा क्या जमीन देंगे ना हम देंगे। ये है सरकार रेलवे महकमे के थ्रू इस जमीन को एक्वायर कर ली। मुआवजा जो है किसान को बिल्कुल ये माने मामूली स्तर पर दे रही है। उपजाऊ जमीन है, जमीन चली गई, किसान के पास कोई साधन नहीं बचता। तो हमें चाहे जितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं देंगे। बिल्कुल जायज रेट मिलेगा तो देंगे, नहीं देंगे। ये धरना मानेहरू स्टेशन के पास किसानों ने दिया है। मानेहरू के गौरीपुर के किसान हैं यहाँ, उनकी 23 एकड़ ज़मीन रेलवे अथॉरिटी ने एक्वायर की है और पूरी तरह से किसानों को बताया भी नहीं गया और पूरा समझाया भी नहीं गया और बहुत सस्ते भाव में ये ले रहे हैं। 33 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है और बहुत कीमती ज़मीन है। किसानों के पास, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1.5 है, किसी के आधा एकड़ है। अगर ये ज़मीन इनकी इस तरह से ले ली, पूरा मुआवजा नहीं दिया तो ये किसान उजड़ जाएगा जब। और इससे बड़ा भारी रोष है दोनों गांव के किसानों में। और हम चाहते हैं कि भाई रेलवे जो है ना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा किसानों को पूरा दे, कोई रोजगार की व्यवस्था करे, तब तो उनकी पीढ़ियां पड़ेंगी। नहीं तो किसान को उजाड़ने, विकास किसके लिए किया जा रहा है? लोगों के लिए किया जा रहा है ना। जब विकास जमीन ही नहीं बचेगी, किसान के बच्चों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो किसका विकास होगा जी? और इसमें मेरी खुद की जमीन भी एक कनाल आती है। और आज जो पंचायत गांव की गौरीपुर और मानेरू की दोनों गांव की जो पंचायत है वो इसलिए आई है कि जो गवर्नमेंट ने जो जमीन लैंड एक्विजिशन का जो मामला है, मिनिमम प्राइस दिया है जो 33 लाख है, जबकि यहाँ पर एक्चुअली रेट अगर रोड के साथ में देखा जाए तो 1.5 करोड़ है 1 एकड़ का, और दिया 33 लाख है। कुछ लोग इसमें ऐसे जमींदार हैं जिनकी केवल आधा कनाल या 1 कनाल जमीन है, केवल वही है। वो जाने के बाद में क्या करेगा? वो 33 लाख में उसके 1 कनाल में कितना आएगा? मिनिमम 4-4.5 लाख रुपए आएंगे। 4.5 लाख रुपए में पूरे मतलब 1 साल का खर्चा नहीं चलेगा उसका। बच्चे कैसे पालेगा वो? दूसरा बेरोजगार है। किसान तो आज मजबूर है, मजदूर बने हुआ है। अपनी खेती भी मजदूरी में करता है। होता जमीन, ये जमीन तो अच्छी है, उपजाऊ भी है, लेकिन इस जमीन को गवर्नमेंट ने ले लिया। वो 1 कनाल या आधा कनाल जिस जमींदार का आई है वो चलेगी तो आगे क्या करेगा? ना उसको नौकरी है, रोजगार है, कुछ नहीं। अगर रेलवे उसको रोजगार देती है, किसी भी परिवार को जिसको जमीन कम आती है उसको दे, हमें नहीं करे सभी को दे दो, लेकिन जिसको आधा कनाल जमीन है और उसकी चली जाएगी तो रोजगार कम से कम दो उसको। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन। पशुपालन विभाग ने जारी की विशेष एडवाइजरी, बढ़ती तपिश में बेजुबानों का रखे विशेष ख्याल, कहा डॉक्टर विजय सनसनवाल ने। नकल रहित परीक्षाएं करवाने में शिक्षा बोर्ड की रणनीति रही सफल। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे दमकल कर्मचारियों ने मंत्रियों व विधायकों को भेजे ज्ञापन। रेलवे विभाग द्वारा मानेरू में कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।